हाँ जी, राम राम। अपनी मई 26 की क्रोनोलॉजी चल रही है, तो उसी सीरीज में अपना नया टॉपिक है ये राष्ट्रीय परिदृश्य। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आपके साथ बागी सांसदों का भाजपा में विलय, राज्यसभा सभापति की स्वीकृति। 27 अप्रैल 2026 को राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आम आदमी पार्टी के 7 बागी सांसदों के भारतीय जनता पार्टी में विलय को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इन सांसदों ने 24 अप्रैल को पार्टी नेतृत्व पर सिद्धांतों से भटकने का आरोप लगाते हुए भाजपा में शामिल होने की घोषणा की थी। शामिल होने वाले सांसद राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत साहनी। एक बार फिर, राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम सिंह साहनी। संवैधानिक प्रावधान, दल बदल विरोधी कानून। राज्यसभा में आपके 10 सांसद थे। संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार यदि किसी विधायी दल के 2/3 या उससे अधिक सदस्य किसी अन्य दल में विलय करते हैं तो उनकी सदस्यता पर दल बदल कानून के तहत खतरा नहीं रहता। चूंकि 10 में से 7 सांसदों ने एक साथ पाला बदला, इसलिए उनकी सदस्यता सुरक्षित रही। सदन की नई स्थिति। राज्यसभा में भाजपा की व्यक्तिगत सदस्य संख्या 113 हो गई है। कितनी हो गई है? भाजपा की सदस्य संख्या राज्यसभा में 113 हो गई है, जबकि एनडीए का आंकड़ा 140 के पार पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी। उच्च सदन में आम आदमी पार्टी की ताकत 10 से घटकर अब केवल 3 रह गई है। विशेष बिंदु। 52वां संविधान संशोधन 1985। इसके माध्यम से दल बदल विरोधी कानून को संविधान में शामिल किया गया था। दल बदल कानून को कब शामिल किया गया था? 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। 91वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि पार्टी में के कम से कम 2/3 सदस्यों के अलग होने पर ही उसे विलय माना जाएगा। मतलब 2/3 सदस्य का नियम कब जोड़ा गया? 91वें संविधान संशोधन 2003 से। निर्णायक प्राधिकारी। दल बदल के आधार पर अयोग्यता का अंतिम निर्णय सभापति या अध्यक्ष का होता है। किसका? सभापति या अध्यक्ष का। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य अलीगढ़, उत्तर प्रदेश को आधिकारिक तौर पर भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। इसकी घोषणा केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 22 अप्रैल 2026 को की। उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थल। इस घोषणा के तहत साथ ही उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की कुल संख्या अब 12 हो गई। कितनी हो गई है? 12। पारिस्थितिक महत्व। शेखा झील मध्य एशियाई फ्लाईवे पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह सर्दियों के दौरान बार हेडेड गूस, पेटेंट स्टार्क और विभिन्न प्रकार की बतखों जैसे प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास है। कौन कौन से पक्षी प्रवासी है इसमें? बार हेडेड गूस और पेटेंट स्टार्क। कौन सा रामसर स्थल है ये? भारत का 99। और उत्तर प्रदेश में कितने हो गए? 12। झील के बारे में। शेखा झील एक 12मासी ताजे पानी की झील है जो 1852 में ऊपरी गंगा नहर के निर्माण के बाद अस्तित्व में आई थी। उल्लेखनीय है कि 30 जनवरी 2026 को गुजरात के छारी झांड और उत्तर प्रदेश के ही पटना पक्षी अभ्यारण्य को भारत का रामसर स्थल घोषित किया गया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सक्रिय की गई आपातकालीन लैंडिंग सुविधा। भारतीय वायुसेना ने 22 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा को दिन और रात दोनों समय पर सक्रिय कर अपनी परिचालन क्षमता का प्रदर्शन किया। मुख्य उद्देश्य। इसका उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में सड़क आधारित रनवे का त्वरित उपयोग कर वायुसेना की रक्षा तैयारियों को मजबूत करना था। अभ्यास में शामिल वायु शक्ति। इस अभ्यास में वायुसेना के बेड़े के विभिन्न आधुनिक विमानों और टीमों ने हिस्सा लिया। लड़ाकू विमान। इसमें जैगुआर, मिराज 200 और मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI इन्होंने लड़ाकू विमानों ने भाग लिया। जैगुआर, मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI।
मालवाहक विमान C-295 और AN-32 हेलीकॉप्टर Mi-17V5 विशेष बल गरुड़ कमांडो टीम ने भी इस ऑपरेशन में सक्रिय भागीदारी की। एयर स्ट्रिप की तकनीकी विशेषताएं। लंबाई एक्सप्रेसवे पर बनी यह हवाई पट्टी 3.2 किलोमीटर लंबी है। सामरिक उद्देश्य यह एयर स्ट्रिप युद्ध जैसी आपातकालीन स्थितियों में एक वैकल्पिक रनवे के रूप में काम करेगी। प्रशासनिक समन्वय यह अभ्यास भारतीय वायुसेना, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और स्थानीय प्रशासन के संयुक्त समन्वय से किया गया। देश का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क लद्दाख। लद्दाख के लेह में सिंधु नदी के तट पर प्राचीन शैल कला को संरक्षित करने के लिए इस विशेष पार्क की शुरुआत की गई। आधारशिला और मुख्य विवरण। उद्घाटन 18 अप्रैल 2026 को लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस पार्क की आधारशिला रखी। स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित सिंधु घाट लेह लद्दाख पर इसका उद्घाटन। साझेदारी इसके संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और अभिलेखागार पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। स्थापना का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा, प्राचीन शैल चित्रों को जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय क्षरण और मानवीय गतिविधियों से होने वाले नुकसान से बचाना। पेट्रोग्लिफ क्या है? परिभाषा ये चट्टानों की सतह को काट कर या उकेर कर बनाए गए प्राचीन चित्र हैं जो प्रारंभिक मानव सभ्यता के प्रमाण हैं। मेंस के हिसाब से बढ़िया प्रश्न है। पेट्रोग्लिफ क्या है? पेट्रोग्लिफ ये चट्टानों की सतह को काट कर या उकेर कर बनाए गए प्राचीन चित्र हैं जो प्रारंभिक मानव सभ्यता के प्रमाण हैं। लद्दाख का महत्व। लद्दाख में सिंधु और जास्कर नदियों के किनारे लगभग 400 पेट्रोग्लिफ स्थल पाए जाते हैं, जिससे यह क्षेत्र दक्षिण और मध्य एशिया के समृद्ध शैल कला क्षेत्रों में शामिल है। बेंगलुरु बना चीतों का नया घर। कर्नाटक प्रोजेक्ट चीता में हुआ शामिल। देश का दक्षिण राज्य कर्नाटक चीतों की आबादी को पुनर्जीवित करने के राष्ट्रीय अभियान में शामिल होने वाला नवीनतम राज्य बन गया है। आगमन प्रोजेक्ट चीता के तहत दक्षिण अफ्रीका से 4 अफ्रीकी चीते, 2 नर और 2 मादा 18 अप्रैल 2026 को पहली बार बेंगलुरु पहुंचे। इन्हें दक्षिण अफ्रीका के इंदुना प्राइमेट और पैरेट पार्क से लाया गया। दक्षिण अफ्रीका के इंदुना प्राइमेट एंड पैरेट पार्क से 2 चीते, 2 नर और 2 मादा कुल मिलाकर 4 अफ्रीकी चीते लाए गए। नए आवास इन्हें बेंगलुरु के बैनरघट्टा जैविक पार्क में रखा गया, जहां वे वर्तमान में 30 दिनों के अनिवार्य क्वारंटीन में हैं। स्वागत इन 2 जोड़ों चीतों का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने स्वागत किया। नियम यह स्थानांतरण वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत स्वीकृत पशु विनियम कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। कर्नाटक में चीतों का स्थानीय रूप से शिवंगी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में चीतों को स्थानीय रूप से किसके नाम से? शिवंगी के नाम से जाना जाता है, जहां ये अत्यधिक शिकार और वर्षों से उनके आवास के क्षरण के कारण विलुप्त हो गए हैं। प्रोजेक्ट चीता वर्ष 2022 में शुरू की भारत की एक बड़ी वन्य जीव परियोजना है। प्रथम चरण सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, जो मध्य प्रदेश के कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था। प्रधानमंत्री ने किया दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन 14 अप्रैल 2026 को किया। इस गलियारे के खुलने से दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय 5 से 6 घंटे से घटकर अब मात्र 2.5 से 3 घंटे रह गया है। DDIC महत्वपूर्ण तथ्य। कुल लंबाई लगभग 213 किलोमीटर लंबा, अनुमानित लागत 12,000 करोड़ रुपए। एक्सप्रेस लेन यह 6 लेन का अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। कनेक्टिविटी यह कॉरिडोर दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। प्रमुख मार्ग यह
मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के रास्ते देहरादून तक जाता है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर गाजियाबाद, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के रास्ते देहरादून तक जाता है। वन्यजीव गलियारा। मानव वन्यजीव संघर्ष में अत्यधिक कमी के लाने के उद्देश्य से इस कॉरिडोर में 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है। कितना? 12 किलोमीटर लंबा, जो कि एशिया का सबसे लंबा कॉरिडोर है मानव वन्यजीव संघर्ष में अत्यधिक कमी लाने के लिए। कॉरिडोर में शामिल है 8 पशु मार्ग शामिल है, 200 मीटर लंबे 2 हाथी अंडरपास है, दातकाली मंदिर के पास 370 मीटर लंबी सुरंग है। क्या क्या शामिल है? 8 तो पशु मार्ग है, 200 मीटर लंबे 2 हाथी अंडरपास है और 370 मीटर लंबे सुरंग है जो दातकाली मंदिर के पास है। इससे देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश और 4 धाम यात्रा मार्गों जैसे पर्यटन स्थलों को भी लाभ मिलेगा। उद्योग, कृषि, परिवहन और लॉजिस्टिक को नई गति मिलेगी। भारत में नक्सलवाद का आधिकारिक अंत एक ऐतिहासिक उपलब्धि। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल 2026 को आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की है कि भारत अब नक्सल हिंसा प्रभावित जिलों की श्रेणी से मुक्त हो गया है। इसके साथ ही 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से शुरू हुए सशस्त्र विद्रोह का भी अंत हो गया है। प्रमुख तिथियां और घटनाक्रम। संसद में घोषणा। 30 मार्च 2026 को गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को माओवाद से मुक्त किया। भारत को माओवाद से मुक्त किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह ने यह घोषणा की 30 मार्च 2026 को। अंतिम समय सीमा। सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा था। आधिकारिक पुष्टि। 8 अप्रैल 2026 को गृह मंत्रालय ने 9 राज्य, कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की समीक्षा रिपोर्ट भेजी। नीतिगत आधार। यह सफलता वर्ष 2015 में तैयार की गई वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के प्रभावी कार्यान्वयन का परिणाम है। इस नीति के तहत सुरक्षा, विकास और स्थानीय समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करने पर केंद्रित त्रिआयामी रणनीति अपनाई गई थी। नया जिला वर्गीकरण। नक्सल प्रभावित टैग को हटाकर अब 37 जिलों को विरासत एवं थ्रस्ट जिले तथा 1 जिले को चिंता का जिला घोषित किया गया है। विरासत एवं थ्रस्ट जिले, ये वे जिले हैं जहां नक्सल उग्रवाद प्रभावी रूप से समाप्त हो गया है, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा और विकास प्रयास जारी रखे जाएंगे। इसमें बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, सुकमा, गया, जमुई, कोरापुट, मलकानगिरी और झारग्राम जैसे क्षेत्र शामिल है। कौन कौन से क्षेत्र हैं इसमें? बस्तर है, दंतेवाड़ा है, कांकेर है, सुकमा है, गया है, जमुई है, कोरापुट है, मलकानगिरी है और झारग्राम है। चिंता का जिला। झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम एकमात्र जहां नक्सल हिंसा नियंत्रित मानी गई, लेकिन निरंतर निगरानी और विकास सुरक्षा कवरेज की आवश्यकता बनी रहेगी। 18वीं लोकसभा का 7वां सत्र, बजट सत्र 2026 का विधायी विवरण। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा 18 अप्रैल 2026 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार संसद के दोनों सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। इस सत्र के दौरान महत्वपूर्ण विधायी कार्यों के 9 विधेयक पारित किए गए। सत्र की समय सीमा और उत्पादकता। अवधि। सत्र 28 जनवरी 2026 को शुरू हुआ और 18 अप्रैल 2026 को समाप्त हुआ। कुल 81 दिनों के दौरान 31 बैठकें हुई। उत्पादकता। इस सत्र में लोकसभा की उत्पादकता लगभग कितनी प्रतिशत? 93%। राज्यसभा की उत्पादकता लगभग 110% रही। राष्ट्रपति का अभिभाषण। वर्ष का पहला सत्र होने के कारण 28 जनवरी को राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को संबोधित किया। 5 फरवरी 2026 को धन्यवाद प्रस्ताव दोनों सदनों में पारित किया गया। कितने दिनों का सत्र था ये? 81 दिनों का। इसमें कुल कितनी बैठकें हुई? 31 बैठकें हुई। बजटीय और महत्वपूर्ण चर्चाएं। केंद्रीय बजट। 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया गया, जिस पर दोनों सदनों में विस्तृत चर्चा हुई।
लोकसभा अध्यक्ष प्रस्ताव। 10 मार्च को लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसे चर्चा के बाद अस्वीकृत कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। अच्छा, ये लोकसभा को अध्यक्ष को हटाने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है, बाद में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया संघर्ष और भारत के समक्ष चुनौतियों पर संसद में विशेष वक्तव्य दिए। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित 9 विधेयक। सत्र के दौरान निम्नलिखित 9 विधेयकों को सदनों द्वारा मंजूरी मिली। औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2026, विनियोग विधेयक 2026, ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक 2026, विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026, वित्त विधेयक 2026, दिवालियापन एवं दिवालिया संहिता संशोधन विधेयक 2026, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026, जन विश्वास विधेयक 2026, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2026, विफल रहे लंबित विधेयक। संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करना था, लेकिन इसे पारित करने के लिए आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं हो सका। परिसीमन विधेयक 2026, इस पर भी आगे की कार्यवाही नहीं हो सकी। मतलब ये जो विधेयक हैं ये पास नहीं हो सके। कौन सा? एक तो परिसीमन विधेयक 2026 है, एक संविधान का 131वां विधेयक संशोधन विधेयक था जिसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करना था। संसद ने जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा द्वारा 1 अप्रैल तथा राज्यसभा द्वारा 2 अप्रैल को पारित किया। मुख्य उद्देश्य देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व्यापार सुगमता और ईज ऑफ लिविंग जीवन सुगमता को बढ़ावा देना। प्रावधान विधेयक में छोटे अपराधों को अपराध ही की श्रेणी से बाहर करने और जुर्माने और दंड को अपराध के अनुपात में संशोधित करने जैसे उपाय लागू करने का प्रावधान है। इसके द्वारा 23 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 79 केंद्रीय अधिनियमों के 784 प्रावधानों में संशोधन किया गया। कितने? 23 मंत्रालय थे और 79 केंद्रीय अधिनियमों के कितने? 784 प्रावधानों में संशोधन किया गया। इसमें से 717 प्रावधानों का अपराध मुक्तिकरण व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए किया गया। 717 प्रावधानों का अपराध मुक्तिकरण व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए किया गया, जबकि 67 प्रावधानों में संशोधन जीवन सुगमता को सुगम बनाने के लिए किया गया। कुल मिलाकर विधेयक छोटे अपराधों को हटाकर 1000 से अधिक अपराधों को तर्कसंगत करने का प्रयास करता है। सर्वाधिक चर्चित विधेयक संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026, राज्य संघ राज्य क्षेत्र विधि विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक 2026। संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 का उद्देश्य लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करना था और महिला आरक्षण को वर्ष 2029 तक तुरंत लागू करना था। विधेयक का प्राथमिक लक्ष्य नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वां संविधान संशोधन 2023 के तहत महिलाओं को मिलने वाले 33% आरक्षण को वर्ष 2029 तक तुरंत लागू करना था। वर्तमान कानून के अनुसार आरक्षण 2026 के बाद होने के वाली पहली जनगणना और उसके बाद के परिसीमन के बाद ही लागू हो सकता था। परिणाम सदन में 528 सदस्यों में से इसके पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े, जिससे यह आवश्यक संवैधानिक 2/3 बहुमत से पास नहीं हो सका। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा रिकॉर्ड निर्यात 38,424 करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। प्रतिशत वृद्धि यह विगत वर्ष 23,622 करोड़ की तुलना में 62.66%, 14,802 करोड़ की भारी वृद्धि को दर्शाता है। क्षेत्रवार योग्यता रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का योगदान 54.84%, पिछले वर्ष की तुलना में यह 151% की वृद्धि दर्शाता है। निजी क्षेत्र का योगदान 45.16%, निजी क्षेत्र में 14% की वृद्धि।
मूल्यवार योगदान निजी क्षेत्र 17,353 करोड़ रुपए विगत वर्ष, पिछले वर्ष में 15,233 करोड़ रुपए। DPSU 21,071 करोड़ रुपए विगत वर्ष में 8,389 करोड़ था। रक्षा मंत्रालय ने किया पूंजीगत बजट का 100% उपयोग। रक्षा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित अनुमानों में 1.86 लाख करोड़ रुपए के पूंजी बजट का 100% उपयोग किया है। रक्षा मंत्रालय को मूल आवंटन 1.80 लाख करोड़ रुपए था, जिसे सेनाओं के आधुनिकीकरण और ऑपरेशन सिंदूर की ज़रूरतों के चलते बढ़ाया गया था। रक्षा बजट का कुल उपयोग पेंशन सहित 99.62% रहा, जो आत्मनिर्भर भारत के तहत सैन्य आधुनिकीकरण में एक बड़ी उपलब्धि है। नीति आयोग ने जारी की भारत में अनुसंधान एवं विकास करने की सुगमता विषय पर रिपोर्ट। नीति आयोग द्वारा देश में अनुसंधान एवं विकास के संदर्भ में 2 रिपोर्ट्स निम्न शीर्षकों से 9 अप्रैल 2026 को जारी की गई। भारत में अनुसंधान एवं विकास करने में सुगमता। भारत में R&D में सुगमता पर सर्वेक्षण रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं और सिफारिशें। इन रिपोर्ट्स में लैब टू मार्केट नवाचार को बढ़ावा देने, निजी और CSR फंडिंग को प्रोत्साहित करना, नौकरशाही बाधाओं को कम करना तथा एक विश्वास आधारित अनुसंधान वातावरण विकसित करना प्रमुख रूप से शामिल है। ROPE फ्रेमवर्क बाधाओं को दूर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए ROPE रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स एंड प्रोमोटिंग एक्सीलेंस ढांचे का प्रस्ताव दिया गया। लैब टू मार्केट रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया है कि अनुसंधान केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उसे व्यावसायिक रूप से व्यवहार उत्पादों में बदला जाए। अनुसंधान वित्त पोषण भारत का अनुसंधान पर व्यय वर्तमान में GDP का लगभग 0.64% है। इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी भी सीमित है। दुनिया के 25 सबसे प्रदूषित लैंडफिल में भारत के 2 शहर शामिल। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस द्वारा जारी स्टॉप मीथेन प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 25 अधिक मीथेन उत्सर्जित करने वाले लैंडफिल में भारत के 2 शहर हैदराबाद, सिकंदराबाद और मुंबई शामिल है। जवाहर नगर लैंडफिल हैदराबाद, सिकंदराबाद रैंक यह दुनिया में 4थे स्थान पर है। उत्सर्जन यहाँ से प्रति घंटा कितने 5.9 टन मीथेन गैस निकलती है। 4थे स्थान पर है जवाहर नगर लैंडफिल हैदराबाद। और यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? यह जारी की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस द्वारा। कंजूर मार्ग लैंडफिल मुंबई रैंक यह वैश्विक सूची में 12वें स्थान पर है। उत्सर्जन यहाँ प्रति घंटे 4.9 टन मीथेन का उत्सर्जन दर्ज किया गया है। सर्वाधिक प्रदूषित लैंडफिल दुनिया का सबसे प्रदूषित लैंडफिल अर्जेंटीना का कैंपोडियोमियो है, जो 7.6 टन प्रति घंटा है। अध्ययन का आधार यह अध्ययन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस के शोधकर्ताओं द्वारा उपग्रह डेटा के आधार पर किया गया है। गगनयान मिशन के तहत इसरो ने लद्दाख में आयोजित किया मिशन मित्रा। इसरो ने गगनयान मिशन के तहत लेह लद्दाख लगभग 3500 मीटर ऊंचाई में मिशन मित्रा 2 से 9 अप्रैल 2026 को संचालित किया। मित्रा का पूर्ण रूप मैपिंग ऑफ इंटेरोपेरेबल ट्रेट्स एंड रिलायबिलिटी असेसमेंट। उद्देश्य अंतरिक्ष की चरम स्थितियों, कम ऑक्सीजन, बहुत कम तापमान और आइसोलेशन में गगनयात्रियों की कार्यक्षमता और टीम वर्क का आकलन करना। इसके तहत अंतरिक्ष यात्रियों गगनयात्रियों की शारीरिक सहन शक्ति, मानसिक मजबूती और व्यवहारिक दक्षता को परखा गया। लद्दाख की टिसोकार घाटी यह स्थान लद्दाख की टिसोकार घाटी था। हैबिटेट का नाम होप, एक प्रकार की लिविंग लैब। मिशन में शामिल प्रमुख अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप। कौन कौन शामिल थे मिशन मित्रा में? शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्ण नायर, अय्यर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप। डिज़ाइन इस मिशन को ISRO और IAF इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ने डिज़ाइन किया है। मिशन में बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप प्रोटोप्लेनेट सुविधा प्रबंधन और वैधानिक प्रोटोकॉल के लिए जिम्मेदार था। अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की पहल। भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए
1000 करोड़ के अंतरिक्ष वेंचर कितने 1000 करोड़ रुपए का अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस फंड को अक्टूबर 2024 में मंजूरी प्रदान की थी। प्रबंधन और महत्वपूर्ण घटनाक्रम। निवेश प्रबंधक। इस फंड की स्थापना सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड किसके द्वारा? सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड द्वारा निवेश प्रबंधक के रूप में की गई है। पंजीकरण। इस फंड को 31 अक्टूबर 2025 को सेबी के से पंजीकरण प्राप्त हुआ। प्रारंभिक क्लोजिंग 10 नवंबर 2025 को 1005 करोड़ के प्रतिबद्ध कोष के साथ इसकी प्रारंभिक क्लोजिंग पूरी हुई। निवेश की शुरुआत। इस फंड के तहत निवेश की वास्तविक प्रक्रिया 2027 की पहली तिमाही से शुरू होगी। उद्देश्य और निवेश मानदंड। मुख्य लक्ष्य भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप को शुरुआती और विकास के चरण में वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिले। फोकस क्षेत्र। यह फंड मुख्य रूप से उन कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करेगा जिनका टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 4 या उससे अधिक है। अमरावती आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी घोषित। संसद द्वारा विधेयक पारित। संसद ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी घोषित कर दिया है। विधिक संशोधन और प्रावधान। अधिनियम में बदलाव। यह विधेयक आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की धारा 5 में संशोधन करता है। साझा राजधानी का अंत। मूल अधिनियम में हैदराबाद को 10 वर्षों के लिए साझा राजधानी नामित किया गया था, जिसे इस संशोधन के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। अमरावती को मान्यता। अब अमरावती विधिक रूप से राज्य की एकमात्र राजधानी के रूप में स्थापित हो गई है। महत्वपूर्ण तिथियां। प्रभाव। संसदीय मंजूरी। इस विधेयक को लोकसभा द्वारा 1 अप्रैल तथा राज्यसभा द्वारा 2 अप्रैल 2026 को पारित किया गया। पूर्वव्यापी प्रभाव। यह प्रावधान अधिनियमित होने के बाद 2 जून 2024 से पूर्वव्यापी रूप में लागू होगा। प्रशासनिक स्पष्टता। इस विधिक प्रावधान से राजधानी के विकास और प्रशासनिक कार्यों में आने वाली कानूनी अड़चनें दूर होंगी। इन शॉर्ट फैक्ट। आंध्र प्रदेश का विभाजन वर्ष 2014 में हुआ था। अब 12 वर्षों के अंतराल के बाद अमरावती को विधिक रूप से एकमात्र राजधानी का दर्जा मिला है। नेशनल न्यूज़ इन शॉर्ट। राउरकेला में जनजातीय संग्रहालय और आईसीसी का उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 21 अप्रैल 2026 को ओडिशा के राउरकेला में जनजातीय संग्रहालय, एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र, तारामंडल एवं विज्ञान केंद्र, निर्मल मुंडा परिवेश पथ का उद्घाटन किया। उद्घाटनकर्ता। इन परियोजनाओं का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। स्थान। यह कार्यक्रम राउरकेला, उड़ीसा में आयोजित हुआ। अवसर। यह उद्घाटन आदि पर्व 2026 के अवसर पर किया गया। परियोजना लागत। इस अवसर पर लगभग 158 करोड़ रुपए की परियोजनाएं समर्पित की गई। मुख्य उद्देश्य। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जनजातीय विरासत संरक्षण, वैज्ञानिक जागरूकता और शहरी प्रशासन को मजबूत करना है। कांकरिया भारत का पहला वाटर न्यूट्रल कोचिंग डिपो। अहमदाबाद स्थित कांकरिया कोचिंग डिपो भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे कोचिंग डिपो बन गया है, जहां अपशिष्ट जल का उपचार कर पुनः उपयोग किया जा रहा है। स्थान। यह कोचिंग डिपो कांकरिया अहमदाबाद में स्थित है। विशेष उपलब्धि। कांकरिया कोचिंग डिपो भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे कोचिंग डिपो बना है। तकनीक। यहाँ जल शुद्धिकरण के लिए फाइटेरोमेडिएशन तकनीक का उपयोग। कौन सी तकनीक? फाइटेरोमेडिएशन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। कांकरिया कोचिंग डिपो में फाइटेरोमेडिएशन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। दैनिक जल बचत। इस प्रणाली से प्रतिदिन लगभग 1.60 लीटर पानी की बचत होगी। वार्षिक संरक्षण। डिपो द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 5.84 करोड़ लीटर पानी संरक्षित किया जाएगा। दिव्य भारत की आत्मा की झलक। नीति आयोग ने 17 अप्रैल 2026 को दिव्य भारत की एक आत्मा की एक झलक नामक व्यापक संकलन जारी किया, जिसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना। जारीकर्ता। इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। जारी तिथि। यह संकलन 17 अप्रैल 2026 को जारी हुआ।
मुख्य उद्देश्य, इसका उद्देश्य भारत के पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मुख्य फोकस, इसमें भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत आधारित पर्यटन संपदा को दर्शाया गया है। श्री गुरु भैरवक्य मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अप्रैल 2026 को कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित श्री क्षेत्र आदि चुनचुनगिरी में श्री गुरु भैरवक्य मंदिर का उद्घाटन किया। उद्घाटनकर्ता, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। स्थान, यह मंदिर श्री क्षेत्र आदि चुनचुनगिरी मांड्या कर्नाटक में स्थित है। संबंधित मठ, यह मंदिर श्री आदि चुनचुनगिरी महासंस्थान मठ से संबंधित है। समर्पण, यह मंदिर दिवंगत डॉक्टर श्री 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 बाल गंगाधरनाथ महास्वामी जी की स्मृति में बनाया गया था। वास्तुकला, इसका निर्माण पारंपरिक द्रविड़ शैली स्थापत्य कला में हुआ है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026, भारत सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 अधिसूचित किए जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए और इन्होंने 2016 के नियमों का स्थान लिया है। इनका उद्देश्य सर्कुलर इकोनॉमी और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को बढ़ावा देना है। लागू तिथि, ये नियम 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू हुए। पुराने नियम, इन्होंने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का स्थान लिया है। कचरा पृथक्करण, कचरे को 4 श्रेणियों में गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष निगरानी वाला अपशिष्ट में अलग करना अनिवार्य किया गया है। सामाजिक आयोजन, 100 से अधिक मेहमानों वाले आयोजनों की सूचना स्थानीय निकायों को पहले देनी होगी। बल्क प्रोड्यूसर, प्रतिदिन 100 किलोग्राम से अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थान अपने कचरा प्रबंधन के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। पंजाब एंटी सैक्रिलेज बिल 2026, प्रभावी तिथि 20 अप्रैल 2026, राज्यपाल की स्वीकृति 17 अप्रैल 2026। उद्देश्य, धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी रोकना और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना। कठोर दंड, बेअदबी पर 7 से 20 वर्ष की कैद, साजिश पर आजीवन कारावास और 25 लाख तक का जुर्माना, अन्य संपत्ति जब्ती और प्रयास करने पर 3 से 5 वर्ष की जेल। कानूनी प्रक्रिया, यह संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। इसकी जांच न्यूनतम डीएसपी रैंक का अधिकारी करेगा और सुनवाई सीधे सत्र न्यायालय में होगी। तेजस इंजन मरम्मत केंद्र भारत में स्थापना समझौता 13 अप्रैल 2026, भारतीय वायुसेना और अमेरिकी कंपनी जीई एरोस्पेस के माध्यम से। उद्देश्य, तेजस लड़ाकू विमान MK1 और MK1A के F404 IN-20 इंजनों की मरम्मत और ओवरऑल हेतु डिपो की स्थापना। स्वामित्व व संचालन, यह डिपो पूर्णतः भारतीय वायुसेना के स्वामित्व और प्रबंधन में कार्य करेगा। जीई एरोस्पेस की भूमिका, तकनीकी सहायता, कर्मियों को प्रशिक्षण, कल पुर्जे और विशेष उपकरण उपलब्ध कराना। पृष्ठभूमि, 2021 के समझौते के बाद से 5 वर्षों में अमेरिकी कंपनी द्वारा 99 में से मात्र 6 इंजन ही भारत भेजे गए, जिसके चलते यह स्वदेशी सुविधा महत्वपूर्ण है। पुनात सांगछू कजल विद्युत परियोजना भूटान, ताज़ा स्थिति। भूगर्भीय चुनौतियों के कारण 7 वर्षों से बाधित कार्य अप्रैल 2026 में पुनः प्रारंभ। क्षमता 1200 मेगावाट। नदी व स्थान, भूटान की पुनात सांगछू नदी पर स्थित। साझेदारी, भारत और भूटान सरकार के बीच द्विपक्षीय अंतर सरकारी परियोजना। वित्त पोषण, भारत सरकार द्वारा 40% का अनुदान और 60% ऋण के माध्यम से। बाधा का कारण, 2013 में हुए भारी भूस्खलन के बाद उपजी भूगर्भीय अस्थिरता। भारत भूटान अन्य सहयोग, पहले से संचालित ताला 1020 मेगावाट की, चुखा 336 मेगावाट की और मांगदेछू 720 मेगावाट की। लक्ष्य, वर्ष 2030 तक भूटान में 10,000 मेगावाट क्षमता विकसित करना। वंतारा ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जामनगर, गुजरात। संस्थापक रिलायंस इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक अनंत अंबानी। विशेषता, वन्य जीव संरक्षण और पशु चिकित्सा विज्ञान को समर्पित विश्व की पहली एकीकृत वैश्विक यूनिवर्सिटी। आधारशिला, 10 अप्रैल 2026, अनंत अंबानी के 31वें जन्मदिन पर। प्रेरणा, नालंदा विश्वविद्यालय की भावना ओ आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वत के आदर्शों पर आधारित। पाठ्यक्रम, वन्य जीव चिकित्सा, सर्जरी, व्यवहार विज्ञान, अनुवांशिकी और संरक्षण नीति में स्नातक, स्नातकोत्तर व फेलोशिप कार्यक्रम। घोषणा,
एवरी लाइफ मैटर छात्रवृत्ति और वनतारा विश्वविद्यालय संस्थापक फेलो योजना की शुरुआत। वन लाइनर। फेडेक्स और आईआईटी मद्रास ने देश का पहला इंट्रासिटी ड्रोन डिलीवरी ट्रायल कहाँ पूरा किया? फेडेक्स और आईआईटी मद्रास, इसने पहला इंट्रासिटी ड्रोन डिलीवरी ट्रायल कहाँ पूरा किया? बेंगलुरु में। शिक्षा मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय संस्थान को उसकी 63वीं स्थापना दिवस पर डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। सीबीएसई ने नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए एआई और कोडिंग पढ़ाने की घोषणा की है। इसे किस सत्र से लागू किया जाएगा? 2026-27 के नए सत्र से।